नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। तो शुरुआत कर रहे हैं हम इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर टीएमसी की लोकसभा की सांसद महुआ मोइत्रा के कथित घूसकांड पर आज से सुनवाई का दौर शुरू होने जा रहा है। इस मामले में आज लोकसभा की एथिक्स कमेटी की बैठक होगी और ये बैठक होगी दोपहर 12 बजे। संसद की एनेक्सी बिल्डिंग में ये बैठक होगी। बैठक में महुआ मोइत्रा कथित घूसकांड में पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोपों पर बात होगी। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी और साथ ही ये भी कहा कि लोकपाल ने भी जांच शुरू की है। निशिकांत दुबे ने ये भी कहा यहाँ पर अपने ट्वीट में तंज भी कसा है। और दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले में लोकसभा के अध्यक्ष को शिकायत दी थी। एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष बीजेपी के सांसद विनोद सोनकर है। तो आज दोपहर 12 बजे का वो वक्त होगा जब एथिक्स कमेटी बैठेगी और पहली बैठक इस मुद्दे पर होगी। आपको सुनाते हैं आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। My ministry has received a complaint from the Honorable MP Nishikant Dubey ji about seeking access to NIC logs pertaining to another member of parliament. Those will be acted upon as per the rules of the government, and NIC will act on it as per the laid down rules on issues like this. और इस वक्त हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, दोपहर 12 बजे मीटिंग है, एथिक्स कमेटी की ये पहली मीटिंग है। आज क्या कुछ होना है, बताएं। जी देखिए जया, जैसा आपने कहा कि आज ये पहली बैठक है इस मुद्दे पर। 12 बजे ये बैठक शुरू होगी और आज दो लोगों को बुलाया गया है अपना पक्ष रखने के लिए। उन एक तरह से वो ओरल एविडेंस, अपना मौखिक जो उनके पास बात है, उनके पास जो साक्ष्य हैं, जो तथ्य हैं, वो सामने रखेंगे। सबसे पहले 12 बजे जो वकील हैं इस मामले में, जो दूसरे शिकायतकर्ता हैं निशिकांत दुबे के साथ, जिन्होंने सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई थी, जय अनंत देहद्राई, वो 12 बजे पहले अपीयर होंगे कमेटी के सामने। और 12:30 बजे का टाइम है जब निशिकांत दुबे को अपीयर होना है। तो दोनों लोगों को अलग अलग समय पर बुलाया गया है। पहले जय अनंत देहद्राई को पेश होना है, उसके बाद निशिकांत दुबे कमेटी के सामने अपनी बात रखेंगे। उनके पास जो भी साक्ष्य हैं, जो भी सबूत हैं, जो उन्होंने लोकसभा स्पीकर को दिए हैं, या जय अनंत देहद्राई ने जो सीबीआई डायरेक्टर को पत्र लिखा था, जो उसमें सारे साक्ष्य उन्होंने दिए थे, इन सभी चीज़ों पर वो यहाँ भी बात रखेंगे। और संभवतः जैसा होता है इन बैठकों में कि कमेटी के सदस्य उनसे कुछ सवाल जवाब भी करेंगे, उनसे कुछ जवाब भी मांगेंगे। तो आज इन दो लोगों को बुलाया गया है कमेटी की बैठक में। मेरी जो जानकारी है सूत्रों से, वो ये भी है कि आज की बैठक के बाद फिर आगे की क्या रणनीति हो कमेटी की बैठक को लेकर, इस पर भी संभवतः कुछ फैसला किया जाएगा। क्योंकि आमतौर पर कमेटी की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया जाता है। जो अध्यक्ष होते हैं वो सदस्यों से राय विचार करके आगे फैसला करते हैं कि किसको बुलाना है, कब बुलाना है। तो 4-5 लोगों को बुलाए जाने की संभावना है, जिसमें खुद महुआ मोइत्रा जिनके खिलाफ शिकायत है, और दर्शन हीरानंदानी जिनके खिलाफ ये शिकायत है कि उन्होंने पैसे दिए, गिफ्ट दिए महुआ मोइत्रा को, और महुआ मोइत्रा ने उनको अपना लॉगिन पासवर्ड भी दिया सीधे सवाल पूछने के लिए। तो उनको भी बुलाए जाने की संभावना है। इसके अलावा सरकार से जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारी हैं, चूंकि उनके पास भी शिकायत गई है, तो उनको भी बुलाए जाने की संभावना है। तो आज इन सब बातों पर फैसला होगा। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जय अनंत देहद्राई और निशिकांत दुबे अपने शुरुआती जो पेशी है उनकी, उसमें वो क्या कहते हैं, कौन से सबूत, कौन से साक्ष्य सामने रखते हैं। बिल्कुल, अपने स्टेटमेंट में वो कौन से साक्ष्य सामने रखते हैं, ये दोनों लोग आज पेश होंगे। प्रशांत, यहाँ पर एथिक्स कमेटी के बारे में थोड़ा बताएं, वो किस तरह से काम करती है और इसे अपनी रिपोर्ट कब तक देनी होगी, और इस तरह के ये जो मामला है, ऐसे और जो मामले अब तक आए हैं वो किस श्रेणी के रहे हैं, किस तरह के मामले अब तक रहे हैं? नहीं देखिए, एथिक्स कमेटी अगर हम थोड़ा इतिहास में जाएं तो 90s में 1990 के दशक में, बल्कि 1996 के बाद ये कमेटी अस्तित्व में आई थी। और मुख्य काम जो इस कमेटी का है, जो सांसद होते हैं
उनका जो कंडक्ट है, उनका जो आचार है, व्यवहार है, एक सांसद की गरिमा के अनुरूप उसको सुनिश्चित करना है। आमतौर पर इसमें जितने भी मामले आते हैं वो इसी से जुड़े मामले आते हैं। आपको याद होगा जो नारद स्टिंग ऑपरेशन हुआ था बंगाल में, उन सभी सांसद, उसमें भी कई सांसदों का नाम आया था, उनका भी मामला यहाँ पे आया था। कोई समय सीमा नहीं होती है एथिक्स कमेटी के सामने अपनी रिपोर्ट देने के लिए, लेकिन ऐसा समझा जाता है कि 2 से ढाई महीने में आमतौर पर कमेटी को अपनी रिपोर्ट दे देनी चाहिए। हालांकि नारद स्टिंग ऑपरेशन के मामले में मैं कह सकता हूं कि काफी समय लग गया था और उस पर सुनवाई पूरी भी नहीं हो पाई थी, रिपोर्ट आ भी नहीं पाई थी। तो कोई समय सीमा ऐसी नहीं होती है, लेकिन ऐसा समझा जाता है कि 2 से ढाई महीने में कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल प्रशांत, ये जो पूरा मामला है वो किस तरह से सामने आया और उसके बारे में बताएं। और जो दर्शन हीरानंदानी अपने हलफनामे में कबूल कर रहे हैं कि उन्होंने सवाल अपलोड किए, रिश्वत दी, उन पर भी क्या कुछ कार्रवाई अब हो सकती है? नहीं, देखिए बिल्कुल ये बड़ा सवाल है। ये मामला तब प्रकाश में आया जया जब निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को एक चिट्ठी लिखी और उसमें कहा कि वो ये चिट्ठी लिख रहे हैं जय आनंद देहाद्राई जो वकील हैं, उन्होंने कुछ साक्ष्य और सबूत निशिकांत दुबे को पेश किए हैं। इस आधार पर उन्होंने सीबीआई डायरेक्टर को भी चिट्ठी लिखा था जय आनंद देहाद्राई ने, और उन्हीं साक्ष्य और सबूतों के आधार पर निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी। उसमें 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण, उन्होंने 2 आरोप लगाए महत्वपूर्ण महुआ मोइत्रा पर। सबसे पहली बात कि महुआ मोइत्रा ने पैसे लेकर, कुछ गिफ्ट लेकर, उसके बदले में सवाल पूछे संसद में, वो भी अडानी ग्रुप को टारगेट करने के लिए, ताकि प्रधानमंत्री की छवि को खराब किया जा सके। पहला आरोप ये है। लेकिन दूसरा आरोप और भी बड़ा है। जो बीजेपी के सांसद हैं, जो बीजेपी के सूत्र हैं, उनका कहना है कि वो इस मामले को ज़्यादा बड़ा मानते हैं कि उनका आरोप है कि किस तरीके से लॉगिन और पासवर्ड देकर दर्शन हीरानंदानी को महुआ मोइत्रा ने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि उसी पोर्टल पर प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, तमाम जो सांसद होते हैं उन सब का अकाउंट भी होता है। तो अगर आपने किसी थर्ड पार्टी को अपना लॉगिन पासवर्ड दे दिया है तो उससे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में आता है, और ये ज़्यादा बड़ा मामला है बीजेपी सूत्रों के मुताबिक। और वो इस मामले को ज़्यादा बढ़ चढ़ कर उठाएंगे। कमेटी में भी संभवतः इसी बात को ज़्यादा बढ़ चढ़ के बताया जाएगा। तो 2 मामले हैं और इन दोनों मामले पर कमेटी को फैसला करना है। जहां तक दर्शन हीरानंदानी के खिलाफ कार्रवाई का सवाल है, देखिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, हालांकि जो एथिक्स कमेटी मामले को देख रही है वो केवल और केवल महुआ मोइत्रा के कंडक्ट पे ही अपनी जांच कर सकती है। उसका जो दायरा है वो इस मामले में सीमित है। वो किसी संसद के बाहर, मतलब जो सांसद नहीं है, उसके बारे में कोई समीक्षा नहीं कर सकती है। तो दर्शन हीरानंदानी के खिलाफ अगर कुछ कार्रवाई करनी है तो जो सीबीआई को जो जय आनंद देहाद्राई ने जो चिट्ठी लिखी है, उस आधार पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जो भ्रष्टाचार निरोधक कानून है, उसके तहत कार्रवाई की जा सकती है। अगर एथिक्स कमेटी को भी बाद में लगता है कि वो स्पीकर को जब अपनी रिपोर्ट दे तो ऐसी अनुशंसा कर सकती है कि कुछ लोगों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में भी कार्रवाई की जाए, लेकिन तब किसी दूसरी एजेंसी को, जैसा मैंने कहा सीबीआई को, उसमें आना होगा। एथिक्स कमेटी केवल और केवल महुआ मोइत्रा के कंडक्ट पर एज एन एमपी, एक सांसद के तौर पर उनका कंडक्ट कैसा रहा है, इसी की समीक्षा कर सकती है और इस पर रिपोर्ट दे सकती है। लेकिन बिल्कुल वो दायरा खुला, वो रास्ता भी खुला हुआ है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत महुआ मोइत्रा पर भी कार्रवाई हो सकती है, दर्शन हीरानंदानी पर भी कार्रवाई हो सकती है। वो रास्ता खुला हुआ है, लेकिन उसके लिए किसी और एजेंसी को सामने आना होगा, सीबीआई या किसी दूसरी एजेंसी को। जी या बहुत ही संक्षेप में ये भी बताएं प्रशांत कि एथिक्स कमेटी जो है अगर कोई फैसले पे पहुंचती है तो ज्यादा से ज्यादा किस तरह की कार्रवाई इस मामले में आशंका है कि सदस्यता चली जाएगी? लोकसभा की वो सांसद हैं महुआ मोइत्रा, अगर वो इस निष्कर्ष पर कमेटी पहुंचती है कि वो इस मामले में दोषी पाई जाती है, या मैक्सिमम क्या कार्रवाई होती है ऐसे मामलों में? नहीं जया, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो आरोप हैं महुआ मोइत्रा पर, अगर वो साबित हो जाते हैं कि उन्होंने पैसे लेकर सवाल पूछे
और जो आरोप उन पर लगे हैं वो सब साबित हो जाते हैं, तो एथिक्स कमेटी लोकसभा अध्यक्ष को यह अनुशंसा कर सकती है कि उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी जाए। एथिक्स कमेटी इस मामले में जो आप पूछ रही हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यही अनुशंसा कर सकती है, और जब कमेटी अनुशंसा करती है तो आमतौर पर उसे मान लिया जाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, आपने बहुत ही विस्तार से सरल तरीके से इस पूरे मामले को सामने रखा कि दरअसल ये मामला क्या था और आज क्या कुछ होने जा रहा है, क्यों दोपहर 12 बजे का वक्त इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है जब लोकसभा की एथिक्स कमेटी बैठेगी और इस गंभीर मसले पर विचार करेगी, और ये उसकी पहली मीटिंग होगी। आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं हम पश्चिम बंगाल में राशन वितरण घोटाले, कथित घोटाले में ईडी की पीएमएलए के तहत एक बड़ी कार्रवाई यहां पर हो रही है। पश्चिम बंगाल की मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक के जो परिसर हैं उनसे जुड़े ठिकाने बताए जा रहे हैं, वहां पर ईडी के छापे इस वक्त पड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मंत्री हैं। इसी मामले में ईडी ने पिछले हफ्ते कारोबारी बकीबुर रहमान को भी गिरफ्तार किया था। बकीबुर रहमान मंत्री ज्योतिप्रिय का बेहद करीबी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर एक और यहां आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में जो राशन वितरण कथित घोटाला है उसमें ईडी यहां पर पीएमएलए के तहत कार्रवाई कर रही है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये कार्रवाई चल रही है, जिसमें छापेमारी चल रही है। पश्चिम बंगाल की मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक से जुड़े जो परिसर है वहां पर ये रेड चल रही है। हमारे साथ मुकेश सिंह सेंगर जुड़ रहे हैं। मुकेश, बताएं इस रेड से जुड़ी क्या जानकारी और इसका थोड़ा पृष्ठभूमि भी बताएं। देखिए, जो ईडी है वो पश्चिम बंगाल के राशन घोटाले के मामले में जो ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था, उसी मामले में ईडी आज सुबह से रेड कर रही है। ये छापेमारी पश्चिम बंगाल के फॉरेस्ट मिनिस्टर ज्योतिप्रिय मलिक के ठिकानों पर हो रही है। दरअसल कुछ दिन पहले ईडी ने एक कारोबारी को गिरफ्तार किया था जो कि पश्चिम बंगाल का है और जिसका नाम है बकीबुर रहमान। बकीबुर रहमान को गिरफ्तार करने के बाद ईडी को जानकारी मिली कि उसके पास 100 करोड़ की संपत्तियां हैं जो कि पश्चिम बंगाल से लेकर दुबई तक हैं। ये जो पूरा मामला है, ये मामला ये है कि कोविड के समय जो अनाज गरीबों तक पहुंचना था, उस अनाज को कई राशन माफियाओं ने और कुछ और लोगों ने मिलकर ओपन मार्केट में वो अनाज बेच दिया, या फिर वो गरीबों तक वो अनाज बहुत कम पहुंचा। और उसमें आरोप ये है कि जो बकीबुर रहमान जो कारोबारी है, इसके जरिए ये पूरा घोटाला हुआ। इसके कुछ राइस मिले हैं, वहां से ये जो अनाज था वो सप्लाई किया गया और घटिया जो अनाज था वो सप्लाई किया गया और वो भी ओपन मार्केट में बेच दिया गया। तो बकीबुर रहमान को जब गिरफ्तार किया गया तो ये बात सामने आई कि बकीबुर रहमान पश्चिम बंगाल के फॉरेस्ट मिनिस्टर ज्योतिप्रिय मलिक का काफी करीबी है और लगातार ये मांग शुरू से उठ रही थी कि इस घोटाले में ज्योतिप्रिय मलिक भी शामिल हैं, क्योंकि वो पहले जब ये घोटाला हुआ था उस समय वो पश्चिम बंगाल में फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर थे। तो उनके समय घोटाला हुआ था और उन पर भी आरोप लगे थे। तो अब उसी मामले में जो ईडी है उसने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। पहले बकीबुर रहमान को गिरफ्तार किया जो कि ज्योतिप्रिय मलिक का काफी करीबी है, और उसके बाद आज सुबह ज्योतिप्रिय मलिक के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। बकीबुर रहमान से पूछताछ के बाद और जांच के बाद ये जानकारी मिली कि उसके पास 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां हैं और उसने काफी पैसा विदेश में भी निवेश किया हुआ है। जो फॉरेस्ट मिनिस्टर ज्योतिप्रिय मलिक हैं वो पश्चिम बंगाल में कोलकाता में रहते हैं और उनके जो तमाम घर हैं, दफ्तर हैं और कुछ और जगहों पर छापेमारी चल रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। आपके पास हम लौटते रहेंगे। और अब बात करते हैं अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के बारे में। आपको बता दें कि राम मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को दोपहर करीब 12:30 बजे होगी और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। इस बारे में प्रधानमंत्री ने तस्वीरें ट्वीट कर लिखा है और इस
सिलसिले में प्रधानमंत्री से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय, राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र और पेजावर मठ के स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ महाराज ने मुलाकात कर प्रधानमंत्री को अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है, जिसे प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया है। मैं स्वयं महामंत्री चंपत राय आज माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे। हमने उन्हें अयोध्या 22 जनवरी 2024 को पधारकर नए बन रहे मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा अपने करकमलों से करने का निवेदन किया। प्रसन्नता की बात है, प्रधानमंत्री जी ने हमारा निवेदन स्वीकार किया। वे प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में उपस्थित रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 ये अब निश्चित हो गई है। अमेरिका के ल्यूइस्टन में गोलीबारी हुई है और यहां पर आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि इसमें 22 लोगों के मारे जाने की खबर है। एक बंदूकधारी जिसकी तस्वीर भी जारी की गई है, उसने अंधाधुंध फायरिंग की। कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। बंदूकधारी को अब तक पकड़ा नहीं जा सका है। शूटर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, वो खुलेआम सड़कों पर घूम रहा है। पुलिस अभी तक उसको पकड़ नहीं पाई है। आपको बता दें कि पुलिस ने लोगों को घर में ही रहने की अपील की है। 2 अलग अलग जगहों पर हमले की खबर है। पुलिस ने संदिग्ध हमलावर की तस्वीर भी जारी की है, जो इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इजराइल और गाजा युद्ध जो जिस तरीके से 7 अक्टूबर को शुरू हुआ, अब शांति बहाली का वहां कोई रास्ता फिलहाल तो दिखता हुआ नहीं नजर आ रहा है। बल्कि इजराइल ने कल यूएन की बैठक के बाद अपने तेवर और भी तीखे कर लिए। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमास के अंत और बंधकों को छुड़ाने के उनके 2 लक्ष्य हैं। उसके साथ गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन जल्द ही शुरू होगा। हालांकि कई देशों ने इजराइल की ग्राउंड ऑपरेशन से दूर रहने की उसको चेतावनी दी है। दूसरी तरफ इजराइल पर हमले को लेकर यूएन चीफ गुटेरेस ने अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से लिया गया। हमास के आतंकी हमलों का उन्होंने कभी भी समर्थन नहीं किया, बल्कि उनके बयान को गलत तरीके से लिया गया। इधर यूएन में अरब देशों ने इजरायली हमले की कड़ी निंदा करते हुए तुरंत युद्ध विराम की वकालत की है। अरब देशों ने यूएन चीफ गुटेरेस के पक्ष में भी बयान दिया है। युद्ध के बीच गाजा में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। यूएन की एजेंसियां और डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि अगर ईंधन और मानवीय मदद गाजा तक जल्द नहीं पहुंचती तो अस्पताल में भर्ती नवजात उनको बचा पाना बेहद मुश्किल होगा। हमास के मुताबिक युद्ध में अब तक गाजा में 6500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। हालांकि मृतकों को लेकर हमास के दावों पर अमेरिका ने कहा है कि उन्हें इस पर यकीन नहीं है। מה שעומד לנגד עינינו זה רק דבר אחד: הצלת המדינה, השגת הניצחון. אנחנו ממטירים על החמאס אש תופת. כבר חיסלנו אלפי מחבלים, וזאת רק ההתחלה. במקביל אנחנו נערכים לכניסה קרקעית. אני לא אפרט מתי, איך, כמה. כשניכנס לעזה, ובהמשך הלחימה, אנחנו נגבה את מלוא המחיר מהמרצחים הללו, מבצעי הזוועות המחרידות של חמאס דאעש. אני קורא שוב לאוכלוסייה הבלתי מעורבת בעזה, תתפנו לדרום הרצועה. What they say to me is I have no notion that the Palestinians are telling the truth about how many people are killed. I'm sure innocents have been killed, and it's the price of waging a war. I think we should be incredibly careful. I think not we, the Israelis should be incredibly careful to be sure that they're focusing on going after the folks that are propagating this war against Israel. And it's against their interest when that doesn't happen. But I have no confidence in the number that the Palestinians are using. Là où les guerres font rage, les femmes souffrent.
Là où règne l'autoritarisme et l'insécurité, les droits des femmes et des filles sont menacés. Nous le voyons partout dans le monde, au Soudan et en Haïti, où les femmes et les jeunes filles sont brutalisées et terrorisées par la violence sexuelle. En Afghanistan, où le déni des droits fondamentaux des femmes anéantit des vies et prive les populations d'une aide vitale. Et en Ukraine, où les femmes et les jeunes filles qui fuient l'invasion russe risquent d'être la proie de trafiquants et d'agresseurs. Au Moyen-Orient, où les femmes et les filles sont touchées de manière disproportionnée par la violence, les effusions de sang et les déplacements forcés. If there is no fuel, then babies in incubators who need that life support will simply die, and many more people will suffer. People who are on dialysis for renal problems will basically lose any chances to survive in a longer term. So we need those things. If we don't get it, there will be more suffering and more death. जी देखिए, अगर एक एक मुद्दों को गौर करें तो सबसे पहले जो अभी WHO के स्पोक्सपर्सन बता रहे थे वो एक बहुत ही गंभीर मामला है और जिस तरीके से वहां पे हॉस्पिटल्स को जो ईंधन की जरूरत है, जिसकी लगातार कई दिनों से मांग की जा रही है, इसकी गंभीरता को दिखाता है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो बच्चे वहां पे एडमिट हैं उनकी जान को खतरा हो जाएगा अगर ईंधन जो है आज नहीं मिला तो। दूसरी तरफ जो इजराइल है वो ईंधन देने को बिल्कुल ही तैयार नहीं है। कल भी एक सैटेलाइट इमेज के जरिए उसने बताने की कोशिश की थी कि राफा बॉर्डर के पास किस तरीके से जो आधा मिलियन है, करीब 5 लाख लीटर जो ईंधन है वो हमास ने भंडार कर रखा है और वो आम लोगों को नहीं दे रहा, बल्कि जो ईंधन है उसका इस्तेमाल वो रॉकेट लॉन्चर के लिए कर रहा है, जो सुरंग है उसमें जो हवा है वो पहुंचाने के लिए कर रहा है और अपने सैन्य अभियान को आगे बढ़ाने के लिए कर रहा है। तो इन दलीलों के आधार पे इजराइल की तरफ से पूरी तरह से ईंधन की ना है, वो ईंधन नहीं जाने देगा, ये साफ कर चुका है कई बार। और बल्कि हमास की तरफ से जब ये भी एक मांग सामने आई थी कि ईंधन के बदले वो बंधकों की रिहा करने की बात कर रहा है, तो इजराइल की तरफ से और पीएमओ की तरफ से सीधे तौर पे ये कहा गया था कि बेशक वो बंधकों को छोड़ दें लेकिन ईंधन नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा जो खतरा है वहां पर वो है। दूसरी तरफ यूएन जो का जो एड चल रहा है, वहां पे राहत कार्यक्रम चल रहा है, उसके भी कई स्तर पे बंद होने की बात जो है वो की गई है ईंधन की कमी के कारण। तो जो मदद, मानवीय मदद वहां पे पहुंचना है और उसमें ईंधन का भी एक बड़ा योगदान है, तो उसमें ईंधन नहीं मिलने के कारण जो है वो काफी दिक्कत वहां पे लोगों को हो रही है, खाने पीने की, बाकी चीजों के अलावा। दूसरी अगर बात करें कि ग्राउंड इन्वेजन की, तो फिर से एक बार प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ किया है कि ग्राउंड ऑपरेशन तो होगा, उसकी जो योजना है उसका पूरी तरह से उन्होंने खुलासा नहीं किया है, लेकिन साफ तौर पे कहा है कि एक एक हमास का जो आतंकवादी हैं उनको मार्क कर लिया गया, उनको मरना ही होगा, उनकी तबाही जो है वो निश्चित है और इस हिसाब से जो तैयारी है वो की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो गाजा के अंदर हों, गाजा के बाहर हों, जमीन में हो, सुरंग में हो, जहां कहीं भी हों, ढूंढ के एक एक हमास के आतंकी को जो है वो मारा जाएगा। ये इजराइल का अंतिम लक्ष्य है। दूसरी तरफ जहां तक इस युद्ध के बाहर फैलने की बात है, तो आपने भी बताया कि किस तरीके से अरब देशों में एक प्रतिक्रिया है, जो गाजा में बमबारी हो रही है, जिस तरह से वहां पे ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है, और ये एक काफी जो खतरनाक स्थिति की तरफ बात जो बढ़ती नजर आ रही है। बहुत कूटनीतिक प्रयासों के जरिए कोशिश हुई है कि एक बीच का रास्ता निकाला जाए, लेकिन वो रास्ता अब तक निकलता नजर नहीं आ रहा और ऐसे में जो कई देश हैं उसने इजराइल को इस बात के लिए हाथ रोकने की भी कोशिश की है कि वो ग्राउंड ऑपरेशन अभी ना करे। इजराइल तुरंत में ग्राउंड ऑपरेशन करता तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन इतना जरूर है कि वो कह रहा है कि करेगा, लेकिन तब तक अगर राहत सामग्री प्रचुर मात्रा में गाजा में नहीं पहुंची तो हालात और ज्यादा खराब होंगे। सिविलियन के जो नुकसान है वो हो रहे हैं। इजराइल ने भी इस बात पे शक जताया है कि जो 6,500 हजार का आंकड़ा कहा जा रहा है वो अतिशयोक्तिपूर्ण है। वहां पे सिविलियंस की डेथ हुई है, लेकिन वो आंकड़ा कम है। तो इन सब बातों के बीच जो है अब इंतजार इस बात का है कि क्या किसी तरीके से एक समझौते की बात होती है, ग्राउंड ऑपरेशन को रोकने की बात होती है, राहत सामग्री पहुंचने देने की बात होती है, या फिर यह मामला जो जिस गंभीरता की और जिस मानवीय त्रासदी की ओर बढ़ रहा है उसी तरफ बढ़ता जाता है। कनाडा के लिए वीजा सेवा बंद होने से काफी ज्यादा लोग जो परेशान थे उनके लिए अब ये खबर है। बुधवार को ये खबर आई कि कनाडा के लिए वीजा सेवा बहाल हो गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। 4 श्रेणियों में
वीजा सेवा बहाल की गई है। कई आवेदन मिलने के बाद विदेश मंत्रालय ने वीजा सेवा की बहाली यहां पर कर दी है। भारत और कनाडा के बीच खराब रिश्तों का असर आम लोगों पर पड़ रहा था। अब तक वीजा बंद होने से दोनों देशों के लोग खासे परेशान रहे। बिहार के बेगूसराय से खबर, जहां विसर्जन के दौरान जुलूस पर पत्थर फेंके जाने के बाद जमकर हंगामा हुआ और इस दौरान तोड़फोड़ भी हुई। साथ ही सड़क किनारे खड़े ठेले और सामान उसको भी आग लगा दी गई। हंगामे के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, लाठीचार्ज किया, मामले को शांत कराने की कोशिश की। और खबर है कि जिस रोड से मूर्ति विसर्जन का जुलूस निकल रहा था, उस रोड की आधा दर्जन दुकानों को नगर परिषद ने बंद करा दिया था। जब जुलूस उस रास्ते से जा रहा था, तभी दुकान बंद होने से नाराज लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसके बाद जुलूस में शामिल लोगों की ओर से भी पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी में 2 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। तो मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में जो है ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़े जाने का सिलसिला लगातार जारी है। पुणे, नासिक और सोलापुर के बाद अब पालघर में भी ड्रग्स की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। खास बात यह है कि ये फैक्ट्री एक फार्म हाउस में चल रही थी। और ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले 15 दिनों में मुंबई पुलिस, एनसीबी, डीआरआई और मीरा भयंदर पुलिस अब तक 700 करोड़ से ज्यादा के ड्रग्स को बरामद कर चुकी है। महाराष्ट्र में इंडस्ट्रियल एरिया के बाद अब फार्म हाउस में ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पालघर जिले के मोखाड़ा में इस फार्म हाउस से 38 करोड़ रुपए का ड्रग्स बरामद किया है। वहाँ से हमने करीबन 18 केजी एमडी हमने वहाँ से बरामद किया। साथ ही उसके साथ में जो बनाने के पूरे इंस्ट्रूमेंट्स थे और जो केमिकल्स लगते थे वो भी हमने वहाँ से बरामद किए। तो टोटल 18.5 केजी का हमने अभी तक एमडी पूरे इन्वेस्टिगेशन में हमने जब्त किया है। उसकी इंटरनेशनल कीमत है करीबन 38 करोड़ की। पुलिस के मुताबिक क्राइम ब्रांच यूनिट 1 को भाईंदर पूर्व के बिन्यासा रेसिडेंसी लॉज में 4 लोगों के छिपे होने की टिप मिली थी। पुलिस ने जब छापा मारा तो उनके पास से देशी कट्टे के साथ 251 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपियों से जब पूछताछ की गई तो उसके तार पालघर के फार्म हाउस तक पहुँच गए। हमने तनवीर शेख और एक गौतम घोष नाम के बंदे को हमने अरेस्ट किया। उनके पास से पता चला कि एक समीर पिंजार बोल के एक लड़का है, वसई का है, जिसके पास से ये माल पूरा लेते थे। जब हमने उसको ताबे में लिया तब उसका इंट्रोगेशन करते वक्त में हमने पता चला कि उसने मोखाड़ा नाम के एक प्लेस है, तालुका है जो पालघर जिले में आता है, वहाँ पे उसने एक फार्म हाउस लिया है और वो फार्म हाउस में ये सब चीज़ें बनाता था। मुंबई और महाराष्ट्र में हाल के दिनों में बड़े पैमाने पर ड्रग्स पकड़े गए हैं। मुंबई की साकीनाका पुलिस ने नासिक से 300 करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े। एनसीबी ने पुणे के जंगल में 2 फैक्ट्री से तकरीबन 50 करोड़ के, मुंबई क्राइम ब्रांच ने सोलापुर की फैक्ट्री से 100 करोड़ के, डीआरआई ने संभाजी नगर से 250 करोड़ के और अब एमबीवी पुलिस ने पालघर के फार्म हाउस से 38 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद किए हैं। सवाल है, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि राज्य में ड्रग्स की इतनी फैक्ट्रियां पकड़ी जाने लगी हैं। जानकारों की माने तो ड्रग्स की एक तरफ डिमांड बढ़ी है तो दूसरी तरफ सप्लाई भी, क्योंकि एमडी ड्रग्स बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल और केमिकल आसानी से मिल जाता है। इसीलिए ड्रग्स माफिया बड़े पैमाने पर अब मैन्युफैक्चरिंग के धंधे में भी जुड़ गए हैं। दूसरी तरफ केंद्र और राज्य सरकार की ड्रग्स के खिलाफ सख्ती भी बढ़ी है। मीरा भाईदर से कैमरामैन संचित ठाकुर के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। किस तरह से वीजा के नाम पर ठगी चल रही है, ये खबर उसी से जुड़ी। हाल ही में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गल्फ देशों का वीजा देने के नाम पर ठगी करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी दानिश अंसारी इस गिरोह के मास्टरमाइंड इनामुल हक का मामा निकला। अब इस मामले में टेरर लिंक की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एनआईए को पत्र लिखा है। इनामुल हक अंसारी ने बीटेक किया है और फिलहाल वो दिल्ली के जाकिर नगर में रह रहा था। उसे बीते हफ्ते दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसके गैंग के 6 और लोगों के साथ गिरफ्तार किया था। इन पर गल्फ देशों का वीजा देने के नाम पर 1000 से ज्यादा लोगों के साथ ठगी का आरोप है। जब दिल्ली पुलिस ने उससे पूछताछ की तो पता चला कि इंडियन मुजाहिदीन के दरभंगा मॉड्यूल का आतंकी दानिश अंसारी इनामुल हक का मामा है। जो वीज़ा रैकेट बस्ट हुआ जिसमें
इनामुल हक दरभंगा का ऑपरेटर था और उसके साथ 6-7 लोग और अरेस्ट हुए हैं, जो पिछले 5 सालों से लोगों को दुबई और गल्फ और मलेशिया के नाम पे 50-60 हज़ार रुपया हर आदमी से कंसल्टेशन फीस लेके और चीट कर रहे थे। इनामुल हक के इंट्रोगेशन में ये बात सामने आई कि इसका जो मामा था वो इंडियन मुजाहिदीन मॉड्यूल दरभंगा मॉड्यूल से संबंध रखता था और 2012 में एनआईए ने उसको गिरफ्तार किया था और अभी इसी साल जुलाई में 10 साल का कारावास की सजा उसको हुई है। पुलिस के मुताबिक इनामुल हक मूल रूप से दरभंगा का रहने वाला है। उसके मामा दानिश अंसारी को एनआईए ने 2012 में गिरफ्तार किया था। दानिश अंसारी आईएम के दरभंगा मॉड्यूल से जुड़ा है। वो आईएम के सरगना यासीन भटकल का बेहद करीबी है। भटकल को छिपने में भी दानिश ने मदद की थी। 2011 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएम के दरभंगा मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। जर्मन बेकरी ब्लास्ट, चिन्ना स्वामी स्टेडियम ब्लास्ट, जामा मस्जिद फायरिंग और 2011 के मुंबई धमाकों के लिए दरभंगा मॉड्यूल को जिम्मेदार बताया था। इसी साल जुलाई में एनआईए कोर्ट ने दानिश अंसारी समेत इंडियन मुजाहिदीन के 4 आतंकियों को 10 साल की सजा सुनाई थी। अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एनआईए को पत्र लिखकर कहा है कि वो इनामुल हक के टेरर लिंक की जांच करे। इस जानकारी के मिलने के बाद हम एनआईए को पत्र द्वारा सूचित कर रहे हैं कि इसमें आगे कोई लिंक्स हैं या उसके ऊपर वो अपना इंक्वायरी कर सकते हैं। आरोपी इनामुल हक ज्यादातर मुस्लिम युवाओं को गल्फ देशों में भेजने के नाम पर ठगी करता था। एनआईए अब इस बात का पता लगाएगी कि इनामुल हक ने जिन युवाओं को विदेश भेजा है आखिर वो विदेश में क्या कर रहे हैं। उसने ठगी से जो पैसे कमाए हैं क्या उन पैसों का इस्तेमाल कहीं आतंकी गतिविधियों में तो नहीं हुआ। इसके साथ ही उसके मामा से वो किस तरह जुड़ा हुआ था। नई दिल्ली से कैमरामैन सुशील लाठी के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन की उस 14 साल की बच्ची की जिसका बलात्कार हुआ था, जिसने दर दर भटक कर मदद मांगी थी। मंगलवार को हमने एक खबर आपको दिखाई थी जिसमें पीड़िता के घर के हालात दिखाए थे, जो सरकार के तमाम वादों के बाद भी उसके हालात में कोई सुधार नहीं आया। ना तो सरकार और ना ही किसी विपक्षी दल ने कोई मदद की। यहाँ तक कि जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उज्जैन की बच्ची को लेकर मीडिया ने सवाल पूछा तो वो सवाल को सुना अनसुना करके आगे बढ़ गए। बहरहाल बच्ची को मदद मिली, वो भी 1500 रुपए एक स्थानीय उम्मीदवार से, वो भी चुनावी माहौल में, तो आप समझ सकते हैं। अब एनडीटीवी की खबर का असर हुआ है कि स्थानीय प्रशासन एक खाता खोल रहा है। लड़की और उसके दादा के नाम से साझा खाता खोला जा रहा है। हालांकि अब तक कोई आला अधिकारी बच्ची से मिलने नहीं पहुंचा था, लेकिन एनडीटीवी पर हमारे सहयोगियों की खबर का असर ये हुआ कि बच्ची की मदद अब हो जाएगी। और अब वक्त तो चला है आपको टॉप 5 खबरें बताने का। आपको करना यह है कि एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पे जाना है, एक पोल का हिस्सा बनना और बताना है किन खबरों को आप चैनल पर पूरा दिन विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर, महुआ मोइत्रा कथित घूसकांड मामले में एथिक्स कमेटी की आज पहली बैठक है। दूसरी खबर, गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन जल्द, कहना है बेंजामिन नेतन्याहू का। गाजा में ईंधन और मानवीय मदद की यूएन की गुहार लगातार लगाई जा रही है। तीसरी अहम खबर, चौथी खबर कनाडा से, जहां पर वीजा सेवा आज से भारत और कनाडा के बीच जो वीजा सेवा है आज से बहाल हो रही है। पांचवी खबर प्रदूषण से जुड़ी, जहां दिल्ली एनसीआर में सांसों पर प्रदूषण का साया।